नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आप सभी का स्वामी विवेकानंद विद्यालय बरुआर हरदोई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में आप हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने जीव विज्ञान अध्याय 1 जैव प्रक्रम के 20 प्रश्नों को याद किया था, उनका अध्ययन किया था। इस वीडियो के माध्यम से जैव प्रक्रम के शेष प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, जल का संवहन होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि पौधों में 2 प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जा से जल होता है, फा से फूड होता है। जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन किया जाता है। तो यहाँ पर चूँकि जल के बारे में पूछा जा रहा है तो जल का जो संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? आपको बताना है कि वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन पौधों में होने वाली एक महत्वपूर्ण आवश्यक अभिक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से जल हानि होती है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पौधों के वायवीय भागों तक जल पहुँचाना। दूसरा ऑप्शन है अतिरिक्त जल को त्यागने व ताप के नियमन में। तीसरा ऑप्शन है गैसों के आदान प्रदान में। और चौथा अंतिम ऑप्शन है मृदा से जल के अवशोषण में। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन का उद्देश्य होता है या महत्व होता है पौधों के वायवीय भागों तक जल को पहुंचाना। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व है पौधों के वायवीय भागों तक जल पहुँचाना। जानते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों के द्वारा अनावश्यक रूप से जल को पौधे जो होते हैं उनको जो भूमि से जल प्राप्त होता है उसमें जो आवश्यकता से अधिक जल होता है उसको वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पौधों के द्वारा जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण उसके केवल थोड़े से अंश का ही जल का अवशोषण करते हैं उसका थोड़ा सा ही भाग पौधों के शरीर में उपयोग में लाया जाता है। शेष जो आवश्यकता से अधिक भाग होता है उसको वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात पौधों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाष्पोत्सर्जन का महत्व है पौधों के वायवीय भागों तक जल पहुंचाना, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा भूमि से जल ग्रहण किया जाता है। जो आवश्यकता से जल होता है अधिक होता है उसको पत्तियों के द्वारा भाप के रूप में वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आपको बताना है जो कार्बन का स्वांगीकरण होता है उसके लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर बल्ब का प्रकाश, दूसरा है एसिटिलीन, तीसरा है पानी और चौथा अंतिम ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो कार्बन के स्वांगीकरण के लिए बल्ब का प्रकाश आवश्यक होता है। यहाँ पर सबसे अधिक अगर किसी कार्बन का स्वांगीकरण करना है तो प्रकाश चाहिए, तो बल्ब का प्रकाश इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्नलिखित खाद्य पदार्थ बनाते हैं। यहाँ पर बताना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा खाद्य पदार्थ बनता है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा है मंड, चौथा है क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? हरे पौधों के द्वारा भूमि से खनिज लवण जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पौधों के हरे भागों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधे ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, पौधे भोजन बना लेते हैं। तो जो
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला शर्करा, दूसरा स्टार्च या मंड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन प्रोटीन है, दूसरा वसा है, तीसरा मंड है और चौथा क्लोरोफिल है। तो मंड जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है, इसीलिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे हैं वो मंड का निर्माण करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधे निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। आपको बताना है कि पौधे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें किस क्रिया के द्वारा वायु का शुद्धिकरण करते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा वायु को सही शुद्ध करने का कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तीसरा है श्वसन द्वारा, चौथा है प्रजनन द्वारा। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसमें आवश्यकता से अधिक जल को बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, बदले में ऑक्सीजन को दिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है श्वसन। तो श्वसन की प्रक्रिया में जो है भोजन का दहन होता है और प्रजनन में वंश वृद्धि होती है, संख्या में जीवधारी वृद्धि करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे वायु को शुद्ध करने की बात हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं और वायु शुद्ध हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहा जाता है। तो जो फेफड़े होते हैं वो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, छानने का कार्य करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दाएं अलिंद में, दूसरा है बाएं अलिंद में, तीसरा है दाएं निलय में और चौथा है बाएं निलय में। तो जो हमारा हृदय होता है उसके 4 भाग होते हैं, जिसमें 2 निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। तो फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त होता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आता है उसको शुद्ध करने के पश्चात वह हृदय के बाएं भाग अर्थात बाएं अलिंद में एकत्रित हो जाता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहा जाता है बाएं अलिंद में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसलिए एक प्रश्न आता है कि दाएं अलिंद में किस प्रकार का रक्त होता है। तो दाएं अलिंद में आपका अशुद्ध रक्त होता है और बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 20, बी 24, सी 28, डी 32। तो मनुष्य में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर कि मनुष्य में 20 दूध के दांत पाए जाते हैं। तो आइए दांत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं कि मनुष्य में 2 बार और 2 प्रकार के दांत निकलते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए मनुष्य द्विबारदंती है। ठीक है। और मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो दूध के दांत जिन्हें अस्थायी दांत भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है स्थायी दांत। ठीक है, दूध के दांत 3 प्रकार के होते हैं और जो स्थायी दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी दांत कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो मनुष्य के दांत कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए मनुष्य जो है वो विषमदंती है। विषमदंती मनुष्य विषमदंती है और द्विबारदंती है, क्योंकि मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, इसलिए मनुष्य विषमदंती है, द्विबारदंती है और 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए मनुष्य विषमदंती है। तो जो बाल्यावस्था में दांत निकलते हैं 10-12 वर्ष तक जो रहते हैं वो अस्थायी दांत कहलाते हैं, जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं, जिनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है। तथा जो स्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत जो होते हैं उनकी संख्या आपके 32 होती है। 32 स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। आपको मनुष्य में जो ग्रास नली है उसकी लंबाई बतानी है। पहला ऑप्शन है 5.8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 से 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.5 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 15 फीट। तो मनुष्य में मुख से लेकर के गुदाद्वार तक जो भाग होता है उसे हम पाचन तंत्र के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात आहार नाल कहते हैं। तो
सबसे पहला पाचन तंत्र का जो भाग होता है मुख और मुखवा होती है, उसके बाद में ग्रसनी होती है। तो ग्रसनी से लेकर के आमाशय तक का जो भाग होता है उसे हम ग्रास नली कहते हैं, जिसमें सी के आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो इसको पिचकने से रोकती है। तो जो ग्रास नली होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवणक दांतों की संख्या होती है। आपको बताना है कि मनुष्य के जबड़े में कितने चवणक दांत होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो यहाँ पर मनुष्य के जबड़े में चवणक दांतों की संख्या बतानी है। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, चवणक और अग्रचवणक, जिसमें से जो चवणक दांत होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। यहाँ पर अमोनिया को, हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलने वाले अंग का नाम बताना है। यहाँ पर 2018 में आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, रिपीट हो सकता है। पहला ऑप्शन है अग्न्याशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है आमाशय, चौथा है वृक्क। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य यकृत का है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत का होता है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो मनुष्य है वो यूरियोटिलिक प्राणी है। मनुष्य जो है वो यूरियोटिलिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। तो जिन प्राणियों का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है उन्हें हम यूरियोटिलिक कहते हैं। तो जो हानिकारक अमोनिया है उसको यूरिया में बदलने का कार्य यहाँ पर यकृत का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस हानिकारक पदार्थ को, उत्सर्जी पदार्थ को, जो वृक्क है, जिसके किडनी को बोलते हैं, हमारे उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, इसको यूरिया के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ऑप्शन पहला है अणुओं के रूप में, दूसरा है आयनों के रूप में, तीसरा है यौगिकों के रूप में, चौथा है गैसीय रूप में। तो जो मूल रोम होते हैं वो जो जड़ होती है, जो मुख्य एक जड़ गहराई तक वृद्धि करती है और उसके बाद में उसके ऊपर जो छोटी छोटी द्वितीयक जड़ें पाई जाती हैं उन्हें हम मूल रोम या सेकेंडरी रूट्स कहते हैं, द्वितीयक जड़ें कहते हैं। और जो जड़ों के अंतिम सिरे पर जो द्वितीयक जड़ें होती हैं उनके सिरों पर एक गांठ जैसी पाई जाती है, एक बिंदु जैसा पाया जाता है, जिसे हम मूल गोप कहते हैं या कैप रूट कहते हैं। ठीक है, जिसका कार्य होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना तथा यह जड़ को रगड़ने से भी बचाती है। तो मूल रोमों के द्वारा जो खनिज लवणों का अवशोषण होता है वो आयन के रूप में हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आयनों के रूप में, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि जाइलम वाहिकाएं बनी होती हैं। तो जाइलम जो है वो पौधों में पाए जाने वाला एक संवहन ऊतक होता है जो जल का संवहन करता है, भूमि से खनिज लवण और जल का अवशोषण करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं, जाइलम नलिकाएं होती हैं, वो किस पदार्थ की बनी होती हैं। पहला ऑप्शन है जीवित कोशिकाओं की, दूसरा ऑप्शन है निर्जीव कोशिकाओं की, तीसरा ऑप्शन है मृत कोशिकाओं की और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन की। तो जाइलम वाहिकाएं हैं वो मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही है। जाइलम कोशिकाएं जो होती हैं, जाइलम वाहिकाएं जो होती हैं वो मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। अगला सवाल, शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है। यहाँ पर आपको बताना है कि शाम के समय में वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है शाम के समय कम हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है अधिक हो जाएगी, तीसरा है दोगुनी हो जाएगी, चौथा है शून्य रहेगी या अर्थात बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि शाम के समय जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो सबसे कम हो जाती है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर कि शाम के समय जो है वो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो कम हो जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रक्त चला जाता है। तो जो फुफ्फुस धमनियाँ हैं उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा है फेफड़ों में, तीसरा ऑप्शन है शरीर की अग्र एवं पश्चिम महाधमनी में
और चौथा ऑप्शन है दाएं अलिंद में। तो मनुष्य में जो धमनी होती हैं और शिराएं होती हैं, ये दोनों रक्त के लाने ले जाने का कार्य करती हैं। तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़ करके। तो फुफ्फुस धमनी में जो अशुद्ध रक्त बहता है उसको वो कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात, जो अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध करना है, और फेफड़ों में अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदला जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है। और फेफड़ों से कहाँ जाएगा? फेफड़ों से वापस शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि अग्न्याशयी रस किसके पाचन में सहायता करता है? तो जो अग्न्याशयी होता है उसकी ग्रंथियों के द्वारा एक विशेष प्रकार का रस स्रावित होता है, जिसे हम अग्न्याशयी रस कहते हैं। 2011 में ये आया हुआ प्रश्न है। तो आपको बताना है कि ये किस पदार्थ के पाचन में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन एवं वसा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा। तो जो अग्न्याशयी रस होता है वो प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में सहायता करता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कि जो अग्न्याशयी रस होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा के पाचन में सहायता करता है। अगला सवाल है, पौधों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने का कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, चौथा है प्रोटीन संश्लेषण। तो जो श्वसन है, श्वसन प्रक्रिया में प्रत्येक जीवधारी के द्वारा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। सभी जीवधारी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से खनिज लवण और जल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करते हैं, और जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन निकलती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक जो जल होता है उसको वाष्प के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण, यहाँ पर पौधों से इसका कोई लेना देना नहीं है इस प्रक्रिया से, फिर भी प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन को एकत्रित किया जाता है, प्रोटीन के निर्माण का कार्य किया जाता है। तो केवल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है इसमें से चारों ऑप्शंस में से जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन में बदला जाता है, अर्थात इसमें प्रदूषण कम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायु प्रदूषण कम करने का कार्य करते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणु का लाभ होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण कन्फ्यूज़न प्रश्न ये है, आपको यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान देना है कि यह प्रश्न दो तरीके से आता है आपका। पहला तो कि ये आता है प्रश्न कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, अर्थात ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है तो कितने एटीपी अणु हमको प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 8। तो ग्लाइकोलिसिस के अंत में कुल 8 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। इसका ऑप्शन डी से अंत में 8 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर प्रश्न आता है कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, अगर पूछा जाए शुद्ध लाभ, अगर पूछा जा रहा है आपसे शुद्ध लाभ, तो आपको ध्यान रखना है केवल 2 एटीपी के अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। तो दो तरीके से यह प्रश्न आ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, तो आंसर आपका 8 सही हो जाएगा, कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जो 8 अणु होते हैं वो उनका लाभ होता है। अगर यही प्रश्न बदल के आता है कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी के अणुओं का शुद्ध लाभ होता है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है इसका ऑप्शन 2 एटीपी के अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, तो यहाँ पर आपको 2 एटीपी के अणु वाला ऑप्शन टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ये आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। यह प्रश्न 2013 और 2018 में उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है इसका उत्सर्जन में, दूसरा ऑप्शन है श्वसन में, तीसरा ऑप्शन है पाचन में और चौथा ऑप्शन है वृद्धि में। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह एक श्वसन वर्णक पदार्थ है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहाँ पर यह एक श्वसन वर्णक है, अर्थात हीमोग्लोबिन जो होता है वो फेफड़ों में ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है जो पूरे हृदय में रक्त के साथ में ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंगों तक भेज दी जाती है और उसके बाद में वापस रक्त जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक वापस लेकर के आता है, जिसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मुख्य कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन, अर्थात यह श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, क्योंकि यह श्वसन वर्णक है। आगे बढ़ते हैं। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आपको बताना है कि रंध्र में जो है वो द्वार कोशिकाएं, कितनी द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो पत्तियां होती हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं, इन रंध्र के द्वारा पौधे जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी करते हैं, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने का कार्य करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की भूमिका में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो रंध्र में जो केवल 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको गार्ड सेल भी बोलते हैं हम, गार्ड सेल। तो रंध्र में कितनी द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जो गार्ड सेल होती हैं ये रंध्र के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गार्ड सेल का कार्य है, द्वार कोशिकाओं का कार्य है रंध्र को खोलना और बंद करना। रंध्रों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संचालित होती है और रंध्रों में 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। यह प्रश्न 2013 उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा ऑप्शन है जल से, तीसरा ऑप्शन है पर्णहरित या क्लोरोफिल से, चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी से नहीं। तो प्रश्न को थोड़ा, ये प्रश्न दूसरी तरीके से भी आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन का स्रोत होता है, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो कच्चा माल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है और उसके बाद में प्रकाश होता है और यहाँ पे आपका जो क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप जो आपका ऑक्सीजन जो होती है वो मुक्त हो जाती है तथा भोजन प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है या जल से प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत होता है वह जल होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का स्रोत होता है वो जल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है, इस पर IMP बिल्कुल लिख लेना है आपको। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर ये परीक्षा में इसके आने के पूरे अवसर हैं, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहि एवं अंतःस्रावी दोनों हैं। यहाँ पे ये बताना है कि ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक बहिस्रावी दूसरी अंतःस्रावी। यहाँ पर बताना है कि इसमें 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। पहला ऑप्शन है अग्न्याशय, दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड और तीसरा है थाइमस ग्रंथि और चौथा है थायराइड ग्रंथि। तो ध्यान देना है आपको, अग्न्याशय है जो शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी है। अग्न्याशय जो है वो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और इसे यह ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अतः इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा यहाँ पर कि अग्न्याशय जो है वो
ग्रंथि जो है बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की है, और आपको ध्यान रखना है कि यह सबसे बड़ी जो है वो मिश्रित ग्रंथि भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि पल्मोनरी सिरा रक्त को कहाँ ले जाती है, या फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2018 और 17 दोनों में आया है। जो उत्तर प्रदेश की आपकी बोर्ड परीक्षा होती है वहाँ पे दोनों बार प्रश्न रिपीट हुआ है, 17 और 18 में लगातार। तो इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है कि पल्मोनरी सिरा रक्त को कहाँ लेकर के जाती है, या कह सकते हो कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ जाता है। तो आपको अभी पीछे वाली प्रश्न में मैंने बताया था कि जो धमनियाँ होता है उनमें शुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, जो सिराएँ होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी सिरा को छोड़कर, अर्थात पल्मोनरी सिरा में यहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है। तो पल्मोनरी सिरा है वो रक्त को कहाँ लेकर जाएगी। अब जो दायां अलिंद होता है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, और जो बायां अलिंद होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ पर शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद में जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर जो पल्मोनरी सिरा होती है वो रक्त को बाएं अलिंद में लेकर के जाती है, क्योंकि यहाँ पर रक्त शुद्ध है और शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक वर्णक पदार्थ है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, सबसे आवश्यक पदार्थ होता है। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरित लवक के ग्रेना में होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, पहला ऑप्शन है एटीपी और NAD2H, दूसरा है एटीपी तथा ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है एटीपी तथा NADP2S, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ध्यान देने की बात है यहाँ पर आपको कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण होता है, अतः इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में एटीपी तथा NADP2S का निर्माण होता है। जो एटीपी जो होता है उसे ऊर्जा के सिक्के भी बोलते हैं, कोइंस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, इसे ऊर्जा का दलाल भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। ऊर्जा के सिक्के या ऊर्जा का दलाल किसे कहा जाता है, तो अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा में तो आपको बता देना है कि जो एटीपी है उसे हम ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। यहाँ पर ये बताना है कि एंजाइम जो एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, उसका कार्य क्या है, वो किसको पचाने का कार्य करता है, वो किसको प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन पर, दूसरा ऑप्शन है वसा पर, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स पर, और चौथा ऑप्शन है लवणों पर। तो यहाँ पर जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम का मुख्य तौर से कार्य है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर क्रिया करता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यकृत स्रावित करता है। यहाँ पर यकृत का आपको कार्य बताना है। ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर स्लाइड में, इसीलिए इस प्रश्न को डाला है ताकि यह प्रश्न आपकी नज़रों से दूर न हो। पहला ऑप्शन है लार, दूसरा है अग्न्याशयी रस, तीसरा है जठर रस, और चौथा है पित्त रस। तो आपके मन में आंसर इसका आ ही गया होगा कि यकृत जो होता है वो पित्त रस स्रावित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो यकृत होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और जिससे पित्त रस स्रावित होता है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। तो इस तरीके से जो पहला अध्याय आपका था जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लगभग 45 प्रश्न महत्वपूर्ण थे ऑब्जेक्टिव, 20 प्रश्न पहले वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे और बचे हुए 25 प्रश्न जो हैं वो हमने इस वीडियो से कंप्लीट किए हैं। अगर आपको यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, तथा जो आपके मित्र हैं जो हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको यह शेयर करना न भूलें। अगर आपको स्टडी पॉइंट ग्रुप, जो कि आपके विद्यालय की तरफ से ही है, आपको जीके और दूसरी परीक्षाओं से संबंधित मटेरियल प्रोवाइड कराता है, उससे जुड़ना है तो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप
पर मैसेज करें 9621727242। आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं।